हेलो बच्चों, कल हमने बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। 9 पॉइंट हम पढ़ चुके थे, आगे के हमारे पढ़ने बाकी थे। तो 9वां पॉइंट है मूल अधिकार। इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए। मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार। अमेरिका, आयरलैंड आदि के संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता यानी सबको समान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समानता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता अपने विकास के लिए वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, व्यापार कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो स्वतंत्र है, लेकिन कानून का पालन करना होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी का बंधुआ मजदूरी या फिर छोटे बच्चों को कारखाने में ऐसे जोखिम भरे काम में लगा लेना 18 वर्ष की कम आयु के, तो उनका शोषण होता है, तो उनको भी अधिकार दिया गया है कि कोई भी उनकी शिकायत करे तो उस मालिक को गिरफ्तार किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता यानी हमें धर्म को स्वतंत्रता दी है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। अपना अपना धर्म लोग मान सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म को नीचा या ऊपर नहीं बता सकते। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आप खान पान, रहन सहन कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई सरकार या देश आपको ज़बरदस्ती कोई कपड़े ऐसे पहनो वगैरह ये नहीं होगा। खान पान, रहन सहन सब अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा संबंधी अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब तो वर्तमान में तो शिक्षा का अधिकार में ये भी कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये 5 के अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इनको संविधानों की आत्मा कहा गया है। ये अधिकार वाद्य योग्य है। वाद योग्य है। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र तथा उसकी उदार व स्वतंत्र संस्थाओं के अस्तित्व के मूल आधार है, परंतु नागरिकों के ये मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था व हित, विदेशों में से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक नैतिकता आदि आधारों पर मूल अधिकार मर्यादित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब मूल अधिकार वाद्य योग बोला कि वाद्य योग यानी ये वाद योग्य। किसी में अगर विवाद हो गया मौलिक अधिकार में, किसी का हनन हुआ, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरी बात बताइए कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर मौलिक अधिकार को रोक दिया जाए या उनके अधिकारों को छीन लिया जाए, तो उसमें कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए कर्फ्यू लगा है, तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक ये जो लोगों के सब आपस में झगड़े हुए हैं किस वजह से कर्फ्यू लगा है, तो उस समय तक नहीं बाहर जा सकते। तो स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो सकता है। इसमें लोग ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार, वैसे मौलिक अधिकार विस्तार से हम मूल अधिकार अलग से पढ़ेंगे। ये विशेषता पढ़ी है जो थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये राज्यों के लागू है, ध्यान रखना। ये पूरे केंद्र में नहीं, राज्य में ये नीतियाँ बनाते हैं। जैसे कि ये एक उदाहरण दे दूँ, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में केरल आगे है,
तो वहाँ पे मिड डे मील नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर ऊपर है। लेकिन राजस्थान में मिड डे मील क्यों रखा? क्योंकि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इसलिए मिड डे मील उनको दोपहर का भोजन देकर लोगों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना। ये कोई राज्य नीतियाँ बना सकते हैं और निर्देशित कर सकते हैं। ये तत्व सिर्फ राज्यों में लागू, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो केंद्र सरकार पर लागू नहीं। जो राज्य अलग अलग अपने अपने नीतियाँ अलग से बना सकता है तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के 4 अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। यानी ये वाद्य युग नहीं है, इसमें हम न्यायालय में नहीं जा सकता है। कोई देश शिक्षा के स्तर का बड़ा उनके पास बजट है तो वो कर भी सकता है आगे और नहीं भी कर सकता है, तो इसके लिए बाध्य नहीं कि ये कार्य उनको करना ही पड़ेगा। 12 पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था से संविधान की रक्षा व व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उसके वेतन में भी कमी न हो सकना, न्यायाधीशों के आचरण व व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना आदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण आदि लेखों को जारी किया गया है। यानी परम आदेश द्वारा उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी उनको कैद कर सकते हैं। कोई ये किसी ने नेता वगैरह किसी ने भी कर दिया तो कैद कर सकते हैं। तो स्वतंत्र किसी के ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में कार्य नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जनता के लिए बनी है ये न्यायपालिका, तो जनता के लिए भी वो न्याय वही करेगी। और अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को महत्व दिया जाए और इनके बराबर रखा जाए तो फिर न्यायपालिका फिर बाद में स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए कुछ बातों के लिए उनको स्वतंत्र रखा है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्य भी अगर अपराध करेंगे तो उनको भी सज़ा मिलेगी। इस प्रकार से मूल अधिकार में स्वतंत्र न्यायपालिका को बताया गया है। 13वां है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उसके बाद 4A के रूप में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो संख्या में 10 है। वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो गई है। 11वां वो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये मूल कर्तव्य में रखा गया है। जैसे कि मूल अधिकार में जैसे कि ये महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि संविधान, ये कर्तव्य यानी कि जो आपको मौलिक अधिकार तो दिए गए तो आपको कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ मौलिक अधिकार लेने से नहीं। तो वो कर्तव्य क्या क्या है? संविधान की पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक आदर्शों का अनुसरण करना, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता परिपुष्ट करना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों में समभाव और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना तथा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास
करना। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य में ये सारे मूल कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इस प्रकार से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को भी रखा गया है। 14 है अल्पसंख्यक पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष सुविधा या विशेष व्यवस्था। तो ये अलग उनको इसलिए दिया गया कि पिछड़े लोगों को भी ऊपर लाया जा सके, आरक्षण देंगे। तो अनेक बार प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए बहुमत का अत्याचार कहा जाता है, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस बात की आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। यानी कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, स्वतंत्रता का अधिकार समानता का अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि किसी जाति के SC ST अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग इनके लिए अलग से आरक्षण दिया। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये गलत है, लेकिन इन्होंने इस विवाद की आलोचना का ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सभी को ऊपर उठाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। ये व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए की गई थी, किंतु संविधान में संशोधन कर इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा और 19वें संवैधानिक संशोधन 2000 के आधार पर इन प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के लिए सेवाओं में दावों की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अंतर्गत और संविधान के अनुसार इन दावों जिन्हें सामान्यतः आरक्षण के नाम से जाना जाता है, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये सुविधा इस दृष्टि से की गई है कि इन वर्गों की बहुत अधिक स्थिति गिरी हुई थी। इस स्थिति को गिरी हुई होने के कारण इन वर्गों को विकास के लिए विशेष सुविधा की आवश्यकता है। संविधान की ये व्यवस्था समानता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं, वरन वास्तविक और व्यवहारिक रूप में इन सिद्धांतों की प्राप्ति में प्रयत्न है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को प्रारंभ से ही, इसके साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए भी सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। जब केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण 8 सितंबर 1993 से लागू हो गया। राज्य स्तर पर इस संबंध में अलग अलग व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि ये पिछड़ी हुई जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनको ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास करने के लिए जहाँ विधानसभा और लोकसभा वहाँ पर भी आरक्षण दिया गया और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण किया गया है। तो इस तरीके से देश की लोगों को ऊपर उठाने के लिए, हर किसी को ऊपर उठाने के लिए ये कार्य किया गया है। अब है 15वां है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, इसको इकरी नागरिकता भी कहा जा सकता है। इसमें है भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और सामान्यतः ऐसा समझा जा रहा है कि राज्य, संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता, कल ही मैंने कहा था कि अमेरिका ने दोहरी नागरिकता अपनाई, एक तो देश की और एक राज्य की। तो हमारे यहाँ संघात्मक होते हुए भी एकात्मक और झुका हुआ इसलिए है क्योंकि हमने ये एकरी नागरिकता, हमें संघात्मक व्यवस्था अपनाई तो हमें दोहरी नागरिकता अपना दी थी, लेकिन हमने एकरी नागरिकता या एकल नागरिकता अपनाई, इसलिए ये संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है।
संघ की नागरिकता और द्वितीय संघ की इकाई या राज्य की नागरिकता, ये दोनों होनी चाहिए संघात्मक व्यवस्था में। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघ राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः संविधान निर्माता द्वारा संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता नहीं वरन एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया। यानी हम भारतीय हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम राजस्थानी हैं, हम वो है, नहीं, हम भारतीय। तो ये हमारे देश में अलग अलग विविधता में एकता है, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, ये अलग अलग संस्कृति है, इसलिए हमने इनको एकता बनाने के लिए हमने एकरी नागरिकता अपनाई है। संकटकालीन प्रावधान, इसमें संकटकालीन प्रावधान भी रखा था, वो भी हमारे संघात्मक व्यवस्था को नहीं बताता, एकात्मक को बताता। संकटकालीन के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल उल्लेख किया गया है। युद्ध तथा बाहरी आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने वाले अनुच्छेद 352, यानी पूरी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी। बाहरी आक्रमण वगैरह हो तो पूरा सैनिक पर पूरा प्रभाव राष्ट्रपति का होगा। इस तरीके से ये बाहरी आक्रमण में पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर, यानी राज्यों में मुख्यमंत्री या उसमें मंत्रिमंडल के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल द्वारा वहाँ सूचना भेजेंगे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास। तो वहाँ पर जिस राज्य में ये गड़बड़ हो रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, सही ढंग से नहीं शासन हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो अनुच्छेद 356 के तहत। लास्ट है वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर, यानी आर्थिक संकट जो आज दिन तक अभी तक नहीं लगा, ये दोनों तो लगे, ये नहीं लगा, तो अनुच्छेद 60 के तहत वित्तीय संकट, अगर वित्तीय संकट हमारा वित्तीय आर्थिक स्थिति गिर जाए तो राष्ट्रपति द्वारा सभी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर सकते हैं, फिर बाद में वापस भरपाई कर सकते हैं। तो संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान के लचीलेपन प्रदान करता है और भारत की परिस्थितियों में निदान है। इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषता है। एक और भी विशेषता है जिसमें हम देखेंगे ग्राम पंचायत की स्थापना, ये भी एक विशेषता अलग है। ग्राम पंचायत की स्थापना हुई संविधान निर्माताओं ने जहाँ एक और 20वीं सदी की शासन व्यवस्था को अपनाया है, वहाँ दूसरी ओर इस बात को भी नहीं भुलाया कि भारतीय व्यवस्था के आधार पर ग्राम है, जिसका प्रबंध ग्राम पंचायत के आधार पर ही भली भांति संपन्न है। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाए। इसके अनुसार 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया, यानी शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण, केंद्र, राज्य और शहरी और ग्रामीण। केंद्रीकरण यानी पूरी शक्ति केंद्र के पास, जो ब्रिटिश में है। हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण या संघात्मक, ये दोनों एक ही है। तो हमने शक्तियों को केंद्र, राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों को बांटा गया, तो विकेंद्र की व्यवस्था को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषदों की स्थापना की गई है। 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषता रही है। इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भाषा का भी उसमें कुछ बात की गई है। भारतीय संविधान की विशेषता में राष्ट्रीय भाषा का भी बात
आई है। तो राष्ट्रीय भाषा में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों व संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई। संविधान में यह भी कहा गया है कि संसद के द्वारा 15 वर्ष भी आज्ञा जारी कर अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। सन 1965 में सहभाषा विधेयक पास कर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने की अनुमति दी गई है। एक राष्ट्रीय भाषा की ये व्यवस्था है कि क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति के मार्ग में बाधक नहीं है। संविधान में 22 भारतीय भाषा को विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग के लिए स्वीकार किया गया है, यानी मान्यता प्राप्त कर दी गई है। इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान की विशेषता के रूप देखे हैं। लिखित, निर्मित, सर्वाधिक व्यापक, ये हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये बच्चों हमारे भारतीय संविधान की विशेषता रही है, जो हमारे एक अलग ही अद्भुत रूप से और बड़ा इसलिए हमारा संविधान इसलिए कि अधिनियम 1935 के आधे हमने अधिवेशन 75% उनका ही हमने रूप लिया है, इसलिए हमने ये सब बातें हमारे सामने आई है। इस प्रकार से बच्चों भारतीय संविधान की विशेषता के लक्षण या विशेषता दोनों एक ही है, तो ये सब आपको वर्णन करना है। इसके अलावा और भी है इनकी भारतीय संविधान की विशेषता, लेकिन इतना हमें खास 15 नंबर का आता है सवाल, जो उस हिसाब से हमें करना है। तो भारतीय संविधान की विशेषता एक और है कि हमें संविधान में संशोधन, यानी हम कोई भी संविधान में संशोधन जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषता में लोगों द्वारा और संविधान सभा द्वारा ये संविधान की विशेषता रखी गई है। ठीक है बच्चों, बाय।